हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के छोटे से टॉपिक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम लोग बात करने वाले साथियों और नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2024 कंप्लीट जो इसके अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, उन सारे फील्ड्स की आज हम बात करेंगे। चाहे चिकित्सा हो, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, है ना, इन सारे फील्ड्स की बात करेंगे किनको किनको मिला है, और उसके साथ साथ डिटेल में भी चर्चा करेंगे किस फील्ड के लिए इनको मिला है। जो कि अब वहाँ से ट्रेंड बदला हुआ है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले तो सिर्फ नाम पूछ लिया जाता था, अब जो है किस फील्ड में है, क्या स्पेसिफिक रही है, उससे पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जो इस पर PYQ के प्रश्न बने हैं अब तक नोबेल पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, और उसके साथ एक एक करेंगे। पहले इसके इतिहास को देखेंगे, ठीक है, कि नोबेल क्या है, कैसे शुरू होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो में। और एक चीज़ बताएं कि PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे के सारे जो PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका ये कब से स्टार्ट हुआ, किसके बाद से ये दिया जाता है, कैसे, किन किन फील्ड में दिया जाता है, तो देखेंगे नोबेल पुरस्कार। ये जो है अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनके नाम पे दिया जाता है। उनके वसीयत के अनुसार इसको व्यवस्थित किया गया। मतलब जो है अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ। और आप देखेंगे कि ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। किसके? डायनामाइट के। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो इसके पहले या फिर उसके पहले कुछ सालों में मानव जाति के लिए अधिकतम लाभ प्रदान किया है। ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार जो है पहली बार 1901 में स्टार्ट किया गया, दिया गया। और कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने में? कुल 6 में। पहले इसके 5 थे, बाद में एक और ऐड हुआ, अर्थशास्त्र वाला। ठीक है, तो उसके साथ साथ इसमें 6 फील्ड हो गए। तो कौन से 6 वो है जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं? ये भी स्टैटिक का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में, है ना, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, ठीक है, मेडिकल साइंस। उसके बाद से एक साहित्य में, और शांति में, और अर्थशास्त्र में आपका 1968 में इसको ऐड किया गया, शांति वाला। ठीक है, तो कुल आपके 6 फील्ड ये होगा जिसमें क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बारे में अन्य जो इसके स्टैटिक पॉइंट्स है वो देखिए। जैसे कि ये पुरस्कार समारोह जो है हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजन किया जाता है। और शांति का जो पुरस्कार है स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, कहाँ पे, बल्कि उसी साल जो है ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस शांति का जो पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है, कि आपका स्टॉकहोम में न देके ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। उसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार में क्या किया जाता है, दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त, उसमें इन्फो जो विजेता होता है उनको चीज़ें दी जाती हैं। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये इस तरीके का नहीं है कि आप मर गए उसके बाद आपको नोबेल दिया है, तो मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही इसको साझा रूप में, मतलब एक साथ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कई फील्ड ऐसे हैं अभी सामने आएंगे इसके जो पुरस्कार इस बार के दिए गए। कुछ फील्ड उसमें है जिसमें 3 लोगों को दिया गया है, किसी में 2 लोगों को, किसी में 1 लोगों को। ठीक है, तो मैक्सिमम सीमा क्या है इसकी? मैक्सिमम क्या है कि मैक्सिमम आप 3 लोगों को दे सकते हैं, और क्या है, मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक का पॉइंट। तो उसके साथ एक पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो मदर टेरेसा रही है ये, और इनको मिला था पीस के लिए। शांति का मिला था 1979 में। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट्स आपके किससे, नोबेल प्राइज़ से लेके, ठीक है, पुरस्कार से लेके सारे स्टैटिक पॉइंट्स आपको बता दिए किस किस फील्ड में दिया जाता है। इसके बाद से आप देखिएगा ये जो 6 फील्ड है, इन्हीं 6 फील्ड में दिया गया। इस बार किनको किनको दिया गया, पहले आपको एक समरी में नाम बता देते हैं, टू द पॉइंट। उसके बाद फिर आगे चल के अभी हम आपको एक एक करके डिटेल लेंगे, और उसमें फिर बताएंगे किनको किस काम के लिए मिला है, और उस काम में क्या इस समय वर्तमान में उसकी रिलेवेंसी है। तो देखिएगा चिकित्सा का आपको मिला है विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है, और गैरी रूकुनको। ठीक है, ये 2 लोगों को मिला है चिकित्सा के फील्ड में। भौतिकी की बात करेंगे तो इसमें आपके 2 लोग इसमें भी हैं, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। ठीक है, हिल्टन है। ठीक है, ये 2 नाम इसमें हैं। रसायन की बात करेंगे साथियों, रसायन की बात करेंगे अगर, तो डेविड बेकर और इसके साथ डेमिस, है ना, डेविड बेकर, डेमिस और जॉन एम जम्पर, ये 3 लोग हैं रसायन में। उसके बाद से फिर अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में भी 3 लोग हैं, डैरोन है, साइमन है, और कौन है, रॉबिन्सन है। कौन है? रॉबिन्सन है, 3 लोग। फिर उसके बाद से अगला पॉइंट आता है साहित्य का।
साहित्य में हांगकांग मत समझिएगा, हांगकांग है ये, ठीक है, हांगकांग को। और शांति का बताएं तो निहोन केडांक्यो को, ये एक संस्था है, शांति वाला जो है ये एक संस्था को दिया गया है। तो ये कुछ 6 आपके ऐसे हैं जिनको अलग अलग फील्ड में दिया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में, किनको दिया गया ये देखेंगे, किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, वो सब देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सारी डिटेल देखेंगे, जहाँ से आपके न स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 आप देखेंगे कि डेरान एस मोगलू, ठीक है, पहला नाम डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स के रॉबिन्सन को दिया गया, ठीक है। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया, तो संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है। उनके कार्य का आधुनिक महत्व यह है कि समझने में कि कैसे कमज़ोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरफ विकसित नहीं हो पाए। ये इनका फील्ड रहा है, इस पे इन्होंने बताया कि क्या इसमें कारण रहे हैं। इसका महत्व, आधुनिक महत्व यही है, ये अर्थशास्त्र वाले में जिनको नोबेल दिया गया उनका, कि ये बताते हैं कि कैसे कमज़ोर देश जो है सालों तक जो तरक्की करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अमीर देशों के साथ विकसित नहीं हो पाए हैं, ठीक है। पुरस्कार के स्वरूप अगर बात करें तो इसमें जो है 11 मिलियन क्रोनर, ठीक है, 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त की गई और उनके बीच में ये बांटा गया। 3 लोग यही हैं, ठीक, ये 3 लोग, ठीक है, डैरोन एना सिम्पसन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों आप देखेंगे। ये सब यूएससी, ये भी यूएससी, ये भी यूएससी, ये भी यूएससी, तीनों यूएससी के जो टॉप यूनिवर्सिटी में उसमें काम करने के अध्ययन के जो क्षेत्र रहा है, प्रमुख फोकस क्या रहा है इनका, वो देखिएगा। तो 3 अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो किए गए शोध है, इससे पता लगाया गया कि किस प्रकार विभिन्न संस्थागत जो संरचनाएं हैं, विशेष रूप से यूरोपीय उपनिवेशित देशों में समृद्धि के मार्ग को प्रभावित किया है, ठीक। ये सब सारा इनका क्या रहा है, रिसर्च का फील्ड रहा है। जिन क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों को उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा, ठीक है, जिन यूरोपीय क्षेत्र में, वहाँ उनके बचने की संभावना कम तथा शोषणकारी संस्थाएँ स्थापित करने की संभावना अधिक थी, जो अक्सर आधुनिक युग में भी जारी है, ठीक। तो ये रिलेवेंसी है इस समय के इनके शोध की। इस शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भूगोल या संस्कृति के बजाय संस्थागत और अंतर आर्थिक परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सब सारी चीज़ें किस तरीके से अर्थशास्त्र में इनके काम को उजागर किया और इनको क्या मिला, इसमें नोबेल मिला। भौतिकी के नोबेल की बात करेंगे, ठीक है, फिजिक्स में आपका ये जो नोबेल प्राइज़ है ये किन 2 लोगों को मिला, उनके बारे में जानेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे। तो चर्चा में जब रहा, ठीक है, वही एकेडमी जो स्वीडिश एकेडमी है उसने क्या किया, 24 का भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का जो घोषणा कि इसमें जॉन हॉपफील्ड है और जेफरी हिंटन को दिया गया। इनके जो आधुनिक कार्य हैं, अभूतपूर्व कार्य देखें, आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल ANN और मशीन लर्निंग का आधार है। तो अभी आगे चल के हम जानेंगे ये दोनों चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, ठीक है, आपका जो ANN है ये क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। इनके कार्यों का भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान, वित्तीय क्षेत्र, चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव है, जिसमें OpenAI का ChatGPT है ना भी शामिल है। यानी इनका जो कार्य है वो फिजिक्स से लेकर आप विज्ञान, बाकी अदर फील्ड में भी काम करेगा। और OpenAI ये सब सारे से क्या है, एक एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको। इस फील्ड में जो पहले साइंटिस्ट हैं जॉन हॉपफील्ड, उनका क्या योगदान है, तो आप देखेंगे कि हॉपफील्ड जो है नेटवर्क, जॉन हॉपफील्ड को हॉपफील्ड नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल जो है नेटवर्क है, RNN है, जो ANN और AI में आधारभूत रहा है, ठीक। उसके बाद से आगे क्या पॉइंट है, इसका प्रभाव देखेंगे। तो प्रभाव जो है हॉपफील्ड से मॉडल प्रणाली का उपयोग है ना कंप्यूटेशनल कार्यों को हल करने के लिए, पैटर्न को पूरा करने के लिए, इमेज प्रसंस्करण के सुधार के लिए किया जाता है। तो ये सब उसका प्रभाव है। बात करेंगे जेफरी हिंटन की, जेफरी हिंटन का इसमें क्या योगदान है तो भी देख लीजिए। जेफरी हिंटन जो है ये प्रतिबंधित बोल्ट्जमैन जो मशीनें हैं RBMs, उसके कार्य को लेके दशकों तक इन्होंने काम किया और प्रतिबंधित जो बोल्ट्जमैन मशीनें हैं उसके लिए लर्निंग एल्गोरिथम को विकसित किया है, ठीक है, लर्निंग एल्गोरिथम को विकसित किया, जिसके द्वारा जो है न्यूरॉन्स की कई परतों को जोड़कर गहन लर्निंग को सक्षम बनाया जा चुका है। वही बात कर रहे थे हम आपसे भी जस्ट बताया कि ANN क्या है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN क्या है। तो ये एक है ANN जो है मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है, जहाँ जैविक न्यूरॉन्स जटिल कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। ANN में जो है कृत्रिम न्यूरॉन्स नोड्स जो है सामूहिक रूप से सूचना को संसाधित करते हैं, जिससे
डेटा मस्तिष्क के सिनेप्स के समान सिस्टम के माध्यम से प्रभावित होता है। तो ये आपका ANN है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बताया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मशीन लर्निंग क्या है। तो मशीन लर्निंग क्या है इसके बारे में जानिए। तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की एक शाखा है जो डेटा और एल्गोरिथम का उपयोग करके कंप्यूटर को अनुभव से सीखने और समय के साथ उसकी सटीकता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। तो ये 2 फील्ड था आपके भौतिकी का, जिसके लिए इन लोगों को क्या मिला, नोबेल मिला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा में था। तो साहित्य का नोबेल जो है आप देखेंगे कि ये जो है ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी के द्वारा क्या दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके आगे इसमें क्या पॉइंट है कि ये हान कांग जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक है। ठीक है, जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक प्रदेश के लिए इनका ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। ठीक है, ये है वो जिनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, हान कांग को किसके लिए दिया गया है, तो उनके जो गहन काव्यात्मक कार्य है उसके लिए इनको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा दो पॉइंट है कि 1913 में अभी बताया हमने आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है उनके लिए सुंदर कविता और उसके लिए क्या किया था कि दिया गया था, भारत के पहले थे जो इस चीज़ में इनको मिला था। वर्ष 2023 का भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो मिला था नाटक जॉन फॉस्टर को मिला था साहित्य का, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रसायन का। रसायन का क्या है, रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है आप देखेंगे 2024, इसमें कौन कौन से मिला है, क्या फील्ड रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे आप पुरस्कार जो है ये भी रसायन में दिया गया नोबेल पुरस्कार। इसमें नाम क्या है, आधा भाग जो है डेविड बेकर को, किसको, डेविड बेकर को उनके कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिज़ाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग जो है संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। यानी जो पूरा था 1/2 एक लोगों को दिया गया और आधे में से फिर 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। बात करेंगे साथियों कि डेविड बेकर का इसमें योगदान क्या है। तो आप देखेंगे डेविड बेकर ये क्या है, तो इसमें आप देखेंगे ये प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आए हैं। इससे प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है उसको आकार देने के लिए, नए प्रोटीनों का डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का प्रयोग किया है। ठीक, इसके प्रयोग किया, उसके बाद से क्या हुआ, इसमें प्रोटीन के निर्माण वाले जो 20 विभिन्न अमीनो एसिड है उसमें बदलाव करके उनकी टीम ने नए प्रोटीन बनाए जो प्राकृतिक में मौजूद नहीं है। तो इस तरीके के इन्होंने इसमें काम किया है। और ये चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग करके कृत्रिम रूप से डिजाइन किए गए प्रोटीन, विशेषकर से फार्मास्यूटिकल्स और टीका नैनो मटेरियल्स के लिए और बायोसेंसर के लिए इसमें व्यापक संभावना है, उसमें इसकी क्या होगी, हेल्प ली जा सकती है। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बात करेंगे डेविड हसाबिस का, जो डेमिस हसाबिस है ये क्या करते हैं, और जॉन जम्पर, इसमें इनका क्या योगदान है, ये प्रोटीन के फील्ड की समस्या को दूर किए और इसमें जो अमीनो एसिड है उसके तार अपने त्रियामी आकार में कैसे बदलते हैं या अवलित होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक, उसके बारे में इन्होंने बताया प्रोटीन की संरचना का महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके कार्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। दवा की खोज, रोग उपचार, इन सब चीज़ों में से क्या होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें उन्होंने अल्फाफोल्ड 2 के साथ जो है सफलता 2020 में स्टार्ट की और लगभग AI संचालित करते करते इसमें भविष्य में जो प्रोटीन संरचना में क्या कर दी, क्रांति ला दी थी। ये सारी बातें किसके बारे में, इन 2 वैज्ञानिकों के बारे में थी। आगे बढ़िएगा, देखेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार 2024 है उसके बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है तो वो देखिएगा। इसमें जो है किसको किसको मिला, तो इसमें नोबेल जो है आप देखेंगे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी फ्रूफिन्फो। ठीक है, 2 लोगों को ये मिला है मेडिसिन का 2024 का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने क्या किया है, माइक्रो RNA की खोज की है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन जो विनिमय है इसके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या एक पॉइंट है नोट में कि जो ये मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार था वो किनको मिला था, वो भी ध्यान देखिए। मैसेंजर राइबोसोम के लिए mRNA के लिए दिया गया था 2023 वाला। और यहाँ पर क्या है, EANN। ठीक, और मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को वर्ष का भौतिकी दिया गया। ये पॉइंट हम आपको बता ही चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे कि अब कौन सा है नोबेल जो है शांति का पुरस्कार। इसमें क्या शांति वाले में किसको मिला है, तो ये देखिएगा शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल शांति का पुरस्कार, ये हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम हमले के लिए उत्तरदायी उत्तरजीविया थे उसके प्रतिनिधित्व के लिए एक जापानी संगठन को दिया गया है। क्या है, निहोन हिदानक्यो। ठीक है, निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। इसने क्या किया है कि जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया है। तो ये ध्यान रखिए किसको मिला इसमें, 23 का ध्यान रखिएगा। शांति का पुरस्कार जो है ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। 23 वाला, 24 वाला ये एक संगठन को दिया गया है।
बात करेंगे संगठन क्या है, तो इस संगठन के बाद निहोन खितानक्यो क्या है, तो 10 अगस्त 1956 पर स्थापित एक संगठन है। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी जो परमाणु बम विस्फोट किए गए उसमें जीवित बच्चों जो बचे लोगों से इसको बनाया गया था, ठीक। और इसमें क्या किया, बचे हुए जिन्हें हिबाकुशा, ठीक है, जो बचे हुए थे उन्हें हिबाकुशा या बम प्रभावित लोग कहा गया। इन्होंने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनको क्या मिला इस बार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अन्य नोबेल पुरस्कार, यानी जो अन्य नोबेल पुरस्कार है हमने आपको बता ही दिया। साहित्य में किसको मिला, कोरियन लेखक कौन को मिला, भौतिकी में नाम बता ही दिया। ये मेडिकल, ये भी फटाफट से देखें नाम। रसायन विज्ञान सर आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक दो प्रश्न जो है PYQ के रूप में पूछे गए, वो प्रश्न देख लीजिए। जैसे PYQ का प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी, तो हेनरिक हर्ट्स है ना, HC उरे या जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, HC उरे ने क्या किया, भारी जल की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये BPSC का प्रीलिम्स का पुराना प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स D वाटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, तो आप देखेंगे धातु विज्ञान, मौसम, पर्यावरण संरक्षण या अनुवांशिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, अनुवांशिकी के रूप में जाने जाते हैं जेम्स D वाटसन जाने जाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि फैराक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया था 2008 में, तो मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्रैग या एनरिको फर्मी। तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। ये जो है अपने बेटे के साथ क्या किए थे, नोबेल पुरस्कार का साझा किए थे। क्लियर है, ठीक है साथियों। तो ये था कंप्लीट आज आपका क्या नोबेल पुरस्कार, एक छोटे से वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा फास्ट रहा है क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट थे आपको बताने थे। ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा इस सारे पुरस्कार के बारे में, इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।